हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के जो साइन वेव फंक्शन होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं, कैसे उनको ग्राफिकली दिखाया जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली में किस डायरेक्शन में ज़्यादा पाया जाता है, नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा बारीकी से यहाँ देखें। लेकिन इनको सीखने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सब जो पार्ट्स होते हैं इसमें बहुत हायर क्लास में जब जाओगे तब जाकर के एक एक चीज आपको बारीकी से सॉल्व करने के बारे में आप सीख भी सकते हैं, या हो सकता है कि पीएचडी लेवल में भी वो चीज आपको सामने ना आए। उन सबको हमें +2 लेवल में बहुत ही ब्रीफली जानना है। तो इस चीज को हम थोड़ा इंफॉर्मेटिव या कहें याद करने जैसा अगर हम अप्रोच रखें तो इसको सीखना आसान हो जाता है, ठीक है। और हर चीज में यहाँ लॉजिक अगर देखने लगिएगा तो थोड़ा सीखने में आपको डिफिकल्टी महसूस हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े हैं साई आर थीटा फाई जो होता है ये आपको डिपेंड करता है किस चीज पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम लोग जानते हैं कि दिस साई आर थीटा फाई जिसको कहते क्या है? कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन कहते हैं। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ साई आर इंटू साई थीटा फाई। इसमें इसको किया जा सकता है फैक्टराइज साई आर एंड साइन थीटा फाई, जिसमें इसका नाम होता है रेडियल वेव फंक्शन और इसका नाम होता है एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। इसमें ये जो आपका होता है ये डिपेंड करता है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पर ये डिपेंड करता है। और ये जो आपका होता है ये डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये डिपेंड्स ऑन का, ये थोड़ा याद रखिएगा, इंफॉर्मेटिव। इस तरह का क्वेश्चन खास करके जेई एडवांस में कई बार पूछे गए कि ये किन क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है और ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना होता है, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि साई आर थीटा फाई जो हम लोग का होता है ये साई आर इंटू साई थीटा फाई ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं उसमें इस पार्ट को हम लोग जनरली कंसीडर नहीं करते। हम लोग मेनली न्यूक्लियस से जब आर डिस्टेंस अवे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में या इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन में क्या वेरिएशन होते हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के टर्म में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए साई थीटा फाई को ग्राफ से में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली साई आर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली represented in graph because we are more interested in the variation of electron wave function or other function in terms of distance from the nucleus। तो इस तरीके से हम लोग मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन से ग्राफ सीखेंगे? तो हम लोग एक ग्राफ सीखते हैं साई एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। जहां पर साई किस चीज को बताता है? ये बताता है आपको इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को बताता है। जैसे इसको आप ऐसे समझें कि जैसे कोई स्ट्रिंग है, इसको आप कैसे समझें, ठीक है।
जैसे कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे जब हम वेव पल्स जनरेट करते हैं तो इस तरह से कुछ होता है, कभी डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव होता है, कभी यही पार्ट को सेलेक्ट करते हुए नीचे आ जाता है। तो अभी गिवन केस में स्ट्रिंग ऊपर है, नीचे है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड को एक गिवन टाइम पे एक गिवन पोजीशन पर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ये साई आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और टर्म होता है ग्राफ जब हम लोग पढ़ते रहेंगे, वो है साइन स्क्वायर वर्सेस आर। तो साइन स्क्वायर जो आपका होता है ये कहलाता है आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। किसको बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हमें ट्रू बात पता नहीं चलता है। जैसे आप ये एक चीज सोच के देखिए कि जैसे मेरे पास एक इतना छोटा लोहा का टुकड़ा है और एक बहुत बड़े साइज का कॉटन रुआ है, एक बहुत छोटे साइज का लोहा का टुकड़ा है और एक बहुत बड़े साइज का आपके कमरे के इतना साइज का या इतना बड़ा साइज का मान लीजिए ये आपको रुआ है। हमसे पूछा जाएगा दूसरे रूम में जा करके कि उस रूम में एक कुछ बोला नहीं जाएगा, उस रूम में लोहा रखा हुआ है और कॉटन रखा हुआ है, बताओ भारी कौन है? मैंने भारी कौन? तो दूसरे रूम में आदमी बिना देखे हुआ उसको कहे तो लोहा भारी होगा, जबकि पता चला बाद में कि लोहा का साइज क्या है, बहुत छोटा है। तो इसको आसानी से उठाया जा सकता है और इतने बड़े कॉटन के पीस को, रुआ को उठाने में हमारा हालत खराब हो सकता है। तो हमने जो जवाब अभी दिया था कि लोहा और रुआ में कौन भारी है, तो उसमें हम लोग डेंसिटी एज्यूम किए थे कि डेंसिटी तो लोहा का ज्यादा होता है इसलिए लोहा भारी होगा। ठीक है, तो डेंसिटी हमें ट्रू अमाउंट नहीं बताता है। डेंसिटी केवल एक रेशियो होता है जो मास और वॉल्यूम के रेशियो को इंडिकेट करता है। तो यहां पर भी आपको ये डेंसिटी है, क्या ये डेंसिटी है। तो एक्चुअल में कहीं पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद है इस चीज को ये नहीं बताएगा। एक्चुअल में कहीं पर इलेक्ट्रॉन कितना है इस चीज को नहीं बताएगा, बल्कि हमें ये बताएगा कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कितना है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आप ध्यान दीजिए, साई r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी पूरा बात लिखिए साई r लिखा है, क्योंकि आप केवल रेडियल वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे। तो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का डेंसिटी कितना है उसको ये आपको बतलाएगा। ठीक है, डेंसिटी आपको पता है, ना कि एक्चुअल में कितना है इलेक्ट्रॉन पाया गया है उसको बताएगा। तो एक्चुअल में इसका मास कितना है वो डेंसिटी से नहीं पता चलेगा, वो डेंसिटी से नहीं पता चलेगा, बल्कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करिएगा तब इसका एक्चुअल मास पता चलेगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करिएगा तब इसका एक्चुअल मास पता चलेगा, और तब आप बताइएगा कि कौन इन दोनों में हैवी है कौन लाइटर है ना। तो यही चीज यहाँ पर इसमें आपको इस गिवन स्पेस का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको एक टर्म और बनेगा साइन r का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर दिया। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी साइन r, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साइन r इस गिवन रीजन, एक हेवी स्फेरिकल रीजन है, एक थिन स्फेरिकल रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साइन r है।
इस dr थिकनेस में मानते हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का डेंसिटी क्या हो जाएगा, साई r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना होता है इस पार्ट का, तो इस पार्ट का वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर इनटू इट्स थिकनेस dr। ये इस थिन स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपको एक्चुअल इलेक्ट्रॉन देगा। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना मौजूद है, ठीक है। चलिए इसी को कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है और ये डेंसिटी को बताता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने सिंपलिसिटी को सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूनिट ले लिया जाता है। जब यूनिट इसको ले लेंगे तो यही टर्म अब आपको लिखा जाने लगेगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू साई r का होल स्क्वायर। तो आपको एक ग्राफ और पढ़ना है इसका 4 पाई r स्क्वायर साई r का होल स्क्वायर। ये जो साई r होता है sometimes it is also written as simply r, कैपिटल R, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखें। ये केवल आपको किस चीज को बतलाता है कि ऑसिलेशन ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, दोनों साइड से। ये क्या बतलाता है, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। एक्चुअल अमाउंट को ये नहीं बताता है, एक्चुअल अमाउंट को आपको ये बताता है, ठीक है। तो इन सब टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ आपको ध्यान रखने होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग को आता है 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल हमारा कैसे, तो साई 1s से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है साई 100 n इसका वैल्यू आपको ये रूट पाई जानते हैं, जेड एटॉमिक नंबर है जिसका आप देख रहे हैं। ए नॉट इज 0.529 और आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या माइनस जेड आर बाई एन, ठीक है। इस जेड इज एटॉमिक नंबर। अगर इसका देखा जाए इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, तो ये न्यूक्लियस के पास देखिए आर इक्वल टू 0, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन काफी ज्यादा है। ये ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव है, अगर ये नीचे होता तो यही नेगेटिव, ठीक है। ऑसिलेशन से ऑसिलेशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, ठीक है। इसी को जब हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा और जो छोटा है वो और छोटा है। तो इसी के सिमिलर लगभग आपको ग्राफ मिलेगा, थोड़ा एक्सटेंड होगा, ठीक है। चलिए ये डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये एक्चुअल अमाउंट को नहीं बताता। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का डेंसिटी कितना ज्यादा है ना, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का जो डेंसिटी तो काफी हाई है, लेकिन न्यूक्लियस के इमीडिएटली बगल में वॉल्यूम कितना स्मॉल होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो ये लगभग आपको 0 के बराबर है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स 0। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देखिए वहां पर कितना है, न्यूक्लियस के पास 0। जैसे जैसे हम अवे जाते हैं डेंसिटी तो घटता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है, नेट प्रोडक्ट इनका बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंच जाता है। जब हम इस डिस्टेंस से भी आगे जाते हैं, जब हम इस डिस्टेंस से भी जाते हैं आगे, तब भी आप देख सकते हैं कि अब आपको वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन डेंसिटी ही इतना कम हो गया है कि अब आपको नेट इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास नहीं है और ना ही बाउंड्री के पास है, कहीं बीच में सबसे ज्यादा। वैसे मैं बता दूं, ये जो आपको दिखाया गया है, इस 1s ऑर्बिटल का जो अंदर कोर की बात करें कैसा करें, तो आपने अनियन प्याज खाया है, प्याज के अंदर में लेयर वाई होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब ग्राफ्स याद आपको रखने होंगे। ठीक है, अगर हम 2s को देखें तो 2s में भी समथिंग कांस्टेंट होता है, 2 माइनस जेड आर वे ई रेस्ट टू द पावर जेड आर टू। मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये आपको याद नहीं रखना होगा, लेकिन ग्राफ कैसा होता है वो रफली आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जेई एडवांस में तो फॉर्मूला तक पूछ दिया गया कि बताइए 2s का 3s का किसका ये फॉर्मूला, क्या करिए। चलिए, तो इसमें देखा जाए साइड अगर देखा जाए तो ये देखिए एक रीजन के, ये रीजन है, इस रीजन के अंदर में पॉजिटिव लिखा गया और इसके बाहर आपको नेगेटिव लिखा गया। जैसे होता क्या है ना कि इसके अंदर और बाहर दोनों जगह एक ही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन अंदर भी मौजूद है और इसके बाहर भी मौजूद है। ये कौन सा रीजन है? ये एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का जो एक्चुअल अमाउंट है वो 0 है। ये वही रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0। न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 0 है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 0। ये एक स्फेरिकल जैसा होता है, स्फेरिकल सेल जैसा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ये एंगल से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेडियल नोड। क्या कहते हैं इसको? रेडियल नोड। ठीक है, एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको रेडियल नोड कहते हैं। ये स्फेरिकल है इसलिए इसको हम स्फेरिकल नोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? स्फेरिकल नोड भी कह सकते हैं। कई लोगों के मन में ये चलने लगता है कि ये 1s वाला है और ये 2s वाला है। मैं आपको बता दूं, ये और ये दोनों ही 2s के ही पार्ट है। 1s वाला सोचिए कि यहीं पर इमेजिंग तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन ये दिस प्लस दिस कंबाइंड 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे? तो यहाँ पर क्या है कि इस रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन का एक पार्ट बाहर भी ऑसिलेट कर रहा है। जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ये देखिए, जब ये ऊपर है तो ये नीचे है, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर है। ओके, इसी का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब देखिए, इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का जो एक्चुअल अमाउंट है उसका मैक्सिमा एक बार कहीं पर बीच में आता है, ये देखिए, और एक बार मैक्सिमा आपको यहाँ पर भी कहीं आता है। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको कहाँ पाया गया? इस वाले पार्ट में कि बाहर वाले पार्ट में? ऑब्वियसली बाहर वाले पार्ट, इसलिए इसको ओवरऑल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा कहा गया और इसको क्या कहा गया? लोकल मैक्सिमा कहा गया। इससे ज्यादा आपको इस बारे में नहीं सीखना, ठीक है। इसी तरह से 3s ऑर्बिटल में भी जब देखा जाए तो 3s ऑर्बिटल में भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फंक्शन एक और पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, ऑसिलेट करता है, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव है, निगेटिव है, फिर पॉजिटिव। अगला स्टेप में ये निगेटिव हो जाएगा, नीचे ये ऊपर और ये इस तरह का यहाँ पर ग्राफ बन। चलिए,
स्क्रीन का होल स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव वाला केवल आपको पॉजिटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव। एक्चुअल अमाउंट तो ये बताता है, तो आप देख सकते हैं ये आपको ग्लोबल मैक्सिमम आ गया, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो आपको इस लेवल में आएगा। यहाँ पर एक नोट करने वाला बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दो जगह जीरो होगी, अदर देन ओरिजिन को जगह प्रोबेबिलिटी है, एक R1 डिस्टेंस पर और एक R2 डिस्टेंस। यही आपको लिखा हुआ है ये R1 डिस्टेंस, ये भी स्फेरिकल है और ये भी, तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा रेडियल ऑफ स्फेरिकल नोड्स। रेडियल नोड्स की स्फेरिकल नोड्स कितना हो जाएगा 2 नंबर में आपको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम 2p में आते हैं तो 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट तीनों में एक ही है, ठीक है। ये आपको साई आर है जिसको क्या कहते हैं रेडियल पार्ट, ठीक है। ये सेम है, लिख लीजिए सेम एज साई 2pz, ये यहां भी सेम है, सेम एज साई 2pz, ये पार्ट तीनों का सेम। इसीलिए तीनों का जब ग्राफ हम खींचने जाएंगे साई आर का तो px, py, pz तीनों के सेम आएगा। ये जो आपका पार्ट है ये आपका साइन थीटा एंड फाइव, इसको क्या कहते हैं लोग एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। यहां पर देखिए साइन थीटा फाइव बदल गया और यहां पर देखिए साइन थीटा फाइव को बदल गया। इससे डिफरेंस की वजह से आपको इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जब हम रेडियल पार्ट को प्लॉट करने जाते हैं तो रफली कुछ ऐसा आपको डायग्राम पाया जाता है। मैं तीनों को बना देता हूँ करके। इसमें जब देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस है और यहाँ ऑर्बिटल कुछ ऐसे है, ठीक है। इस तरह का ऑर्बिटल कुछ होता है जिसको हम लोग डंबल शेप क्या कहते हैं डंबल शेप। लेकिन इसके दोनों लोब्स इंडिविजुअली इनको क्या कहा जाता है लोब्स का। इंडिविजुअल लोब्स जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्टेड है। कहां से है मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। इसमें जब देखेंगे तो ये आपको y एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होगा। और इसको जब आप देखेंगे ये इसका हो गया, ये इसका, इसको जब आप देखेंगे अलोंग दी जेड एक्सिस इसके लोब से डायरेक्ट, इन तीनों का शेप एकदम सिमिलर होता है। द ओनली डिफरेंस इज देयर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें लोब आपको एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होता है, इसमें आपको जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होता है, इसमें आपको वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड, ठीक है। चूंकि इन सबके एंगुलर पार्ट डिफरेंट है, इनके रेडियल पार्ट सेम होने के कारण इनके ग्राफ्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे।
तो हम लोग थोड़ा ग्राफ को भी प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का, रेडियल वेव फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हो, इसीलिए 2px हो या 2py हो या 2pz सबके लिए ग्राफ देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइड 0 से स्टार्ट हुआ है और धीरे 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 आपको बढ़ेगा इधर में और फिर घटना शुरू हो जाएगा। इसी का अगर आप देखें तो होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आपको पॉजिटिव आ जाएगा। और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लॉड जो मैक्सिमम पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? 2a0/z। यही आपका 2a0/z का डिस्टेंस है, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें देखने वाला बात ये है कि यहाँ पर ये इंफिनिटी तक गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कभी भी आपको जीरो नहीं हो, कभी भी आपको जीरो नहीं हो। तो जीरो कहाँ पर है? जीरो आपको केवल ऑरिजिन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जीरो ओनली एट ऑरिजिन एंड देयरफॉर ऑरिजिन पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। तो ये ओरिजिन पर ही नहीं, ठीक है। ये XY प्लेन पर किसको ड्रॉ किया गया है? ये 2pz को ड्रॉ किया गया है, जिसमें दोनों लॉब्स कहाँ डायरेक्टेड है आपको? अलोंग दी z एक्सिस। 2pz तो अलोंग दी z एक्सिस आपको डायरेक्टेड होगा, डम्बल सेट होता है। अगर ये 2px होता तो अलोंग दी x एक्सिस डायरेक्टेड होता, अगर 2py होता तो अलोंग दी y एक्सिस डायरेक्टेड होता। 2pz सबका एक ही जैसा होता है। अब 2pz डालते हैं। इस 2pz में देखिए इस XY प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो आप देख सकते हैं कि एंगल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पाया जा रहा है, यहाँ पर भी पाया जा रहा है। ये देखिए कुछ सब जगह में जो एकदम नहीं पाया जाएगा वो इस प्लेन में, और इसीलिए XY प्लेन जो होता है वो 2pz का नोडल प्लेन कहलाता है, ठीक है। और ये किस पर? एंगल पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे XY प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर पीरियड। और ये नोडल प्लेन किस नोडल प्लेन का रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर नोड। ये स्फेरिकल लेना है, ये एंगल पर डिपेंड किया है, एंगल पर ऐसे चेंज कर दीजिए, ये जीरो हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? एंगुलर नोड दिया गया। तो जब आप जेड लेते हैं XY प्लेन आपका हो जाएगा। अगर आपका 2py रहता तो कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होता? XZ प्लेन आपका नोडल प्लेन होता। अगर 2px लेते हैं तब कौन होता है? YZ प्लेन आपका नोडल प्लेन। कौन सा नोड? एंगुलर नोड। कौन सा नोड? एंगुलर नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। p ऑर्बिटल का शेप क्या हो जाएगा? डम्बेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डम्बेल हो जाएगा। 2p के जैसा ही 3p भी आता है। 3p में बस आपको ये देखना होगा कि इक्वेशन समथिंग कांस्टेंट माइनस z बाई a नॉट होता है, इनटू r होता है। यहां से लेकर यहां आपको रेडियल वेव फंक्शन होता है, और ये आपका है साइन थीटा फाई। ये मैंने 3p के लिए लिखा है। इसी के जैसा सब कुछ यही रखते हुए आप इसको बदल दीजिएगा तो 3p x के लिए हो जाएगा एंड 3p y के लिए है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, इसको प्लॉट करें तो इस तरह से। इसमें आप एक चीज देखते हैं, प्लॉट में हम लोग केवल रेडियल वेव फंक्शन को प्लॉट किए, तो यहाँ पर एक आपको रेडियल नोड यहाँ से आना, जहां पर आपको इसका वैल्यू जीरो हो जाए
रेडियल नोड आपको वो बता रहा हूं। तो एक रेडियल नोड ये है, इसको यहाँ कैसे दिखाया गया है, ये देखिए। अगर यहाँ आर है तो यही आर रेडियस पर स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड आपको मौजूद, ठीक है। इसके बाद इसमें आप देखें कि 2px 2py एंड 2pz एक एंगुलर नोड दिया है, तो एंगुलर नोड कहाँ होगा, इस केस में एंगुलर नोड आपका xy प्लेन आपका एंगुलर नोड है। तो बेसिकली 3pz में एक आपको रेडियल नोड होगा और एक आपको एंगुलर नोड होगा। टोटल इसमें दो तरह के नोड्स होंगे, ठीक है। अगर इसको आप हटा दीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और इसी कारण से इसको डम्बल से भी कहा। अगर इसको आप नेग्लेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। इस चीजों को ध्यान रखेंगे। आपको रेडियल नोड कितने मिले, एक रेडियल नोड। इलेक्ट्रॉन प्लॉट ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम वो यहाँ, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखें। इसमें एक रेडियल नोड भी है और एक आपको एंगुलर नोड भी मौजूद है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं 3D के बारे में। 3D के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक 3D के सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX² - Y² एंड 3DZS। 5 ऑर्बिटल्स हैं। सबसे पहले हम लोग 3DZ² सीखते हैं। इसका फंक्शन होता है कि याद नहीं करना है, ये बस याद नहीं करना है, मैं बस आपके सामने एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको रिकॉर्ड्स में रहे, ठीक है। समथिंग कांस्टेंट इनटू जेड आर में ए नॉट, ठीक है, इनटू एक्स पर तो कभी जीरो होता नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपको रेडियल वेव फंक्शन है और ये आपको एंगुलर वेव फंक्शन है। आप खुद देख सकते हैं कि रेडियल वेव फंक्शन तभी जीरो, ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा नहीं, ये तभी जीरो होगा जब r इक्वल टू जीरो हो। तो इसलिए रेडियल वेव फंक्शन को जीरो तब दिखाया गया है जब r इक्वल टू जीरो। इसके बाद कभी भी इसको जीरो नहीं दिखाएंगे। एक बार बढ़ेगा फिर एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं, चला जाए, ठीक है। चलिए इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4πr² करेंगे तो फिर हमको दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब रहा यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन। तो आपको मैं बतला दूँ, रेडियल नोड तो इसमें आया नहीं कहीं पर, कहीं पर कट ही नहीं किया अदर देन ओरिजिन, रेडियल नोड तो आया। एंगुलर नोड पर जाते हैं। एंगुलर नोड जीरो कब होगा, जब एंगुलर वेव फंक्शन आपको जीरो होगा। तो एंगुलर नोड जीरो करने के लिए आपको साइन थीटा फाइन को जीरो से इक्वेट करना होगा। किसके लिए, तो एंगुलर नोड्स आपको करना है, तो कर दीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, cos थीटा बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/8। थीटा के दो वैल्यू, एक cos इनवर्स 1/√3 और एक आया cos इनवर्स माइनस 1/8। यहाँ पर आपको देखना ये है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन एक पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करेगा, एक नेगेटिव साइड को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर आपको जो एंगुलर वेव फंक्शन होगा वो एक कोण के सेट में होगा। किस सेट में होगा, आपको कोण के सेट में होगा, इस तरह से। कोण के सेट में होगा, ठीक है। एक ऊपर में होगा और एक आपको इसी तरह से नीचे में, ये भी आपको कोण, ये थीटा होगा
और ये थीटा 2। तो एंगुलर नोड्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो लिखा जाए इट हैज 2 angular or more specifically conical nodes। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इसका जो शेप होता है ये डोनट शेप होता है। कौन सा शेप होता है? डोनट शेप। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है, ये एक मिनट। इसमें आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन प्लॉट डंबेल वाले पार्ट में भी होगा और इस तरह से जो होता है रिंग की तरह ऐसे एक बनाया होगा, ठीक है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्लॉट होगा। यहाँ पॉजिटिव साइन दिया जाता है, यहाँ नहीं। आपको ये बॉन्डिंग में मिलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट इट इज यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए DZ² से वगैरह आप सीखोगे, ठीक है। रेडियल नोड इसमें नहीं होगा, रेडियल नोड इसमें नहीं होगा, लिख लीजिए। चाहिए नो रेडियल नोड, इसमें रेडियल नोड आपको मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से साइन 3DXY DXY DYZ एंड DXZ को देखने जाएंगे तो मैं केवल एक डायग्राम बना रहा हूँ किसका? XY 3D XY का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी is maximum at 45 degree to the axis। मैक्सिमम कहाँ है आपको? 45 डिग्री टू दी एक्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलोंग दी एक्सिस सबसे ज्यादा। इसमें 4 लोब्स होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अंदर साइन दिया जाता है, आप अंदर खैर। तो आपको यहाँ 4 लोब्स है, इसको डबल डंबल कहा है। तो शेप आपको क्या हो जाएगा? यहाँ डबल डंबल आपका शेप, एक डंबल ये और दूसरा डंबल। चारों लोब्स इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। आप डायग्राम बनाएंगे तो चारों लोब्स को इक्वल साइज का बनाएंगे। अब देखिए इसमें नोडल प्लेन कहाँ है? नोडल प्लेन इस केस में कहाँ है? इस केस में देखा जाए आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लॉट इस प्लेन में एक से वाई और बाहर क्या आते हुए जेड, तो आपको इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्लॉट नहीं पाया जाएगा। कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स जेड। और एक और आप देखिए इस प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन प्लॉट नहीं पाया जाएगा। कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। Are the angular nodes or planes? रेडियल फंक्शन तो इन सब का भी 3DZ² की ही तरह होता है, केवल एंगुलर फंक्शन आपका चेंज। इन सबको भी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये ध्यान रखें ये बात और ये बात और इसका शेप, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, आप लोगों को काम हो जाए। इसी के जैसा
3D XYZ सही, ठीक है। 3DYZ and 3DXZ are also similar to 3DXY, ठीक है। वो कौन भी आपको इसी के सिमिलर होता है, ठीक है। ये आपका है 3DX स्पेस रेडियल पार्ट इसका भी वैल्यू होता है, केवल एंगुलर पार्ट यहाँ बदलता है। इसके चारों लॉब्स अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डायरेक्टेड होते हैं। अगर इसको प्लस भी है तो इनको माइनस करना है। तो इसमें नोट करना ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्लॉट अलोंग दी एक्सिस डायरेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन probability density is maximum along d axis, x and y axis, ठीक है। इसका भी शेप आपको क्या दे देंगे, डबल डम्बल। डबल डम्बल इसका शेप रखते हैं। यहाँ पर अगर एंगुलर नोट्स कहा जाए, एंगुलर नोट्स आपका एक ये प्लेन हो जाएगा और एक ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये कितना एंगल बनाए हुए हैं आपको, 45 डिग्री आपको बनाए हुए हैं। ये कितना एंगल आपको बनाए हुए हैं, 45 डिग्री आपको बनाए हुए, ठीक है। टू angular nodes or planes inclined at an angle 45 degree to the x and y axis, ठीक है। x and y axis से 45 डिग्री बनाते हुए रहता है, ठीक है। अल्टरनेटिवली अगर आपको नोट्स थोड़ा देखने हैं तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है n minus l minus m। नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला होता है l। नंबर ऑफ टोटल नोट्स का फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ दें, n minus l minus n-l-1 प्लस n minus 1। कैसे निकालें, चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 2p दे दिया, तो यहाँ पर n क्या है 2, n क्या है 1, ठीक है। तो रेडियल नोट्स कितने हो जाएंगे, n minus l minus 1 that is 0। एंगुलर नोट्स कितने हो जाएंगे, l कितना होता है 1। टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, n minus 1 दोनों को ऐड कर दीजिए तो भी आपको इस तरीके से चाहे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर और पैटर्न आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल। थैंक यू ऑल।